12, 13 और 14 नवंबर के महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा संबंधी, पहले प्रीलिम्स के, उसके बाद मुख्य परीक्षा के, ताकि जो पीसीएस मुख्य परीक्षा देने वाले हैं उनको भी लाभान्वित किया जा सके। चलिए, ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव GRII। तो 10 संगठनों के एक वैश्विक गठबंधन ने 9 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन का आकलन करने के लिए एक सार्वभौमिक मॉडल तैयार करने के लिए ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया। क्यूरेटेड ओपन सोर्स संसाधन का उपयोग सभी क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में समग्र जोखिम प्रबंधन में किया जा सकता है। यह मॉडल देशों को राष्ट्रीय अनुकूलन निवेश पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। उड़ीसा सरकार ने शुरू की सड़क सुरक्षा पहल रक्षक, तो अपनी तरह के पहले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दुर्घटना संभावित स्थानों के पास स्थित भोजनालयों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले 30,000 स्वयंसेवकों को सड़क दुर्घटनाओं के पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। उड़ीसा में हर वर्ष हादसों में 5,000 से ज़्यादा जानें जाती हैं। कैबिनेट ने दी MP लैट्स योजना के रेस्टोरेशन और जारी रखने को मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैट्स, जिसमें सांसदों को एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है अपने क्षेत्र या क्षेत्र के बाहर विकास करने के लिए, तो उनको एक पावर मिलती है, वित्तीय शक्ति के रिस्टोरेशन और जारी रखने को मंजूरी दे दी जाती है। MP लैट्स एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसी पे UPSC में गलत हो गया था कई लोगों का। योजना का उद्देश्य सांसदों को विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। RBI ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन लॉन्च किया, हरबिंजर 2021। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 नवंबर 2021 को अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हरबिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने की घोषणा की। इसकी विषय वस्तु स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स होगी। विजेता को 40 लाख रुपए और उपविजेता को 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। RBI हरबिंदर 2021 के लिए पंजीकरण 15 नवंबर 2021 से शुरू होगा और 15 दिसंबर को समाप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन, नाम क्या है, हरबिंगर 2021। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक महत्वपूर्ण सफलता ISA में मिली जब दुनिया का सबसे मजबूत देश इसमें शामिल हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई अंतर सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। यह ISA का 101वां सदस्य बन गया है। जलवायु के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने सौर नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए नवंबर 2021 में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने COP26 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई-अमृत पोर्टल लॉन्च किया। तो भारत ने 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई-अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया। वेबसाइट इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, तो याद रखिएगा इसको। पोर्टल को UK गवर्नमेंट के साथ सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत और UK भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, भारत इसमें 18वें स्थान पर रहा। तो 2021 में हार्म इंडेक्स कंसोर्टियम द्वारा उद्घाटन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स नवंबर जारी किया गया। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, UK और ऑस्ट्रेलिया मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर 5 प्रमुख देश हैं। 5 सबसे कम रैंकिंग वाले जो देश हैं, ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मैक्सिको। 30 देशों में भारत 18वां स्थान है। पहले स्थान पर नॉर्वे है इस इंडेक्स में, ध्यान रखिएगा। IBM ने मैसूर में स्थापित किया क्लाइंट इनोवेशन सेंटर। तो IBM कॉरपोरेशन ने मैसूर, कर्नाटक में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। इसे कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के समर्थन से लॉन्च किया गया है। क्लाइंट इनोवेशन सेंटर पहल का उद्देश्य व्यापक हाइब्रिड क्लाउड और AI प्रौद्योगिकी परामर्श क्षमताओं को प्रदान करते हुए Tier 2, Tier 3 क्षेत्रों में तेजी से उच्च तकनीक संचालित आर्थिक विकास का समर्थन करना है।
अर्जुन मुंडा ने किया उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन। तो केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 11 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के देहरादून में 3 दिवसीय उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से राज्य आदिवासी अनुसंधान सह सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। आयोजन का मुख्य आकर्षण उत्तराखंड की सभी 5 जनजातियों द्वारा पेश की जाने वाली झांकी है। 10 नवंबर 2021 को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में ले गया स्पेस एक्स रॉकेट। तो एक स्पेस एक्स रॉकेट ने 10 नवंबर 2021 को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिट में पहुंचाया, जिसमें 60 साल में अंतरिक्ष में जाने वाला 600वां व्यक्ति भी शामिल है। नासा के अनुसार जर्मनी के मथायस मॉरर ने अपने मिशन असाइनमेंट के आधार पर 600वें स्थान का दावा किया, मतलब 600वां नागरिक बनने का दावा किया। क्या नाम है इनका? जर्मनी के मथायस मॉरर। नेथरा कुमानन ने ग्रैंड कैनरिया सेलिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। तो भारत की नेथरा कुमानन ने नवंबर 2021 में ग्रैंड कैनरिया स्पेन में आयोजित यूरोपीय क्षेत्रीय ओपन इवेंट्स में से एक ग्रैंड कैनरिया सेलिंग चैंपियनशिप के लेजर रेडियल सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता। वह कुल 10 नेट अंक हासिल करते हुए 6 रेसों में से 3 में पहले स्थान पर रही। स्पेन के बेनेटो लैंचो दूसरे और मार्टिना रीना काचो तीसरे स्थान पर रही। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 स्थान पर बरकरार है। तो भारत ने लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में 10वें स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखा है। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच द्वारा COP26 के साथ साथ जारी की गई थी। नतीजतन समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर खाली है। आपको पता है पिछली बार भी 3 स्थान खाली रहा था। चौथे स्थान से शुरुआत हुई थी रैंकिंग में, और चौथे स्थान पे कौन था? स्वीडन था। डेनमार्क चौथे स्थान पे इस बार, अर्थात पहले स्थान सर्वोच्च रैंक वाला डेनमार्क है, और CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक वाला देश भी है। ठीक, और भारत का स्थान क्या है? भारत ने शीर्ष 10 में अपना स्थान बरकरार रखा है। 10वां स्थान इस बार भारत को मिला है। पिछली बार भारत इस रैंकिंग में 9वें स्थान पे था, तो एक स्थान का नुकसान हुआ है भारत को। प्रयागराज में शुरू हुई 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता। तो पहली संजय गुप्ता मेमोरियल नेशनल स्क्वैश सर्किट प्रतियोगिता का आयोजन अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेयो हॉल प्रयागराज में 12 से 14 नवंबर 2021 तक किया जा रहा है। यह खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। 21 लाख की पुरस्कार राशि वाली प्रतियोगिता को लड़के और लड़कियों की श्रेणी में 5 भागों में बांटा गया है। तो प्रयागराज में हो रहा है, याद रखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया लखनऊ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन। तो 28वां हुआ, 24वां हुआ था, आपको याद है। अब 32वां हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 12 नवंबर 2021 को लखनऊ में किया। कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की एक पहल है, और इसका उद्देश्य देश की पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 कारीगर और शिल्पकार अपने स्वदेशी उत्पाद लेकर आए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में हुनर हाट पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने बाबर आजम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 विश्व कप सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 11 नवंबर 2021 को T20 में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 68 पारियों में यह उपलब्धि प्राप्त की थी, जबकि आजम ने 62 पारियों में ऐसा किया। आजम T20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया भद्राचलम। तेलंगाना में भद्राचलम को IRCTC की तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन के रामायण सर्किट में गंतव्यों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। पहला दौरा 7 नवंबर 2021 को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ और भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगा। यह दौरा 17 दिनों में पूरा होगा। यह ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या होगा। ध्यान रखिएगा, भद्राचलम को जोड़ा गया। सलमान खुर्शीद ने पेश की नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या। अभी काफ़ी विवादित पुस्तक हो गई है ये। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपनी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या लेकर आए हैं। यह पुस्तक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित है। बुक लॉन्च इवेंट 10 नवंबर 2021 का आयोजित किया गया था। इस पुस्तक के माध्यम से सलमान खुर्शीद ने यह पता लगाया है कि कैसे सबसे बड़ा अवसर जो निर्णय प्रदान करता है वह एक धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में भारत की पुनः पुष्टि है।
नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। लेखक त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया नामक एक नई पुस्तक लेकर आए हैं। यह पुस्तक भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जेएल नेहरू के संशोधनवादी अन्वेषण के रूप में कार्य करती है और उनकी राजनीतिक दृष्टि को आकार देने में उनके समकालीनों और विरोधियों की अनदेखी भूमिका की जांच करती है। पुस्तक 11 नवंबर 2021 को जारी की गई थी। किसने? ध्यान नाम याद रखिएगा दोनों लोगों का। जून 2022 में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो भारत जून 2022 में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष उदित शेठ द्वारा भुवनेश्वर में भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा की गई। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में भी शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा साथ साथ कि भुवनेश्वर में भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप आयोजित हुई है। ओके। 2023 में कोप 28 की मेजबानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात। ये महत्वपूर्ण है। कोप जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की घोषणा की है कि यूएई 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दूसरी बार वार्षिक वार्ता मध्य पूर्व में होगी और तीसरी बार पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के एक सदस्य के द्वारा वार्ता की मेजबानी की जाएगी। तो मध्य पूर्व में यह दूसरी बार होगा और तीसरी बार ओपेक के किसी सदस्य के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। इसके पहले कतर ने 2012 में और इंडोनेशिया ने 2007 में इसकी मेजबानी की थी। तो कोप 28 तो याद रखिएगा। अभी क्या चल रहा है? कोप 26 चल रहा है ग्लासगो में, यूके में। कोप 27 कहाँ गया? कोप 27 जो 2021 में होने वाला था अब 2022 में होगा। वो कहाँ होगा? तो शर्म अल शेख में होगा। याद रखिएगा, शर्म अल शेख मिस्र में होगा। ठीक। एसजेवीएन ने किया यूपी में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सोलर वर्ल्ड के साथ समझौता। तो एसजेवीएन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के परसन सोलर पार्क में 313.59 करोड़ रुपए में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। उत्तर प्रदेश में है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना को अगस्त 2022 तक चालू करने की योजना है। यह परियोजना 25.06% क्षमता उपयोग कारक के साथ सालाना 168.34 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगी। ठीक है। महिला क्रिकेट करेगा 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पदार्पण। तो महिला क्रिकेट 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 29 जुलाई को पदार्पण करेगी, जबकि फाइनल 7 अगस्त 2022 को खेला जाएगा। पहले मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। पिछली बार क्रिकेट कुआलालंपुर में 1998 के संस्करण में एक बहु खेल आयोजन में खेला गया था। अंतिम टीम सेट को जनवरी 2022 के अंत में अंतिम रूप दिया जाएगा। तो महिला क्रिकेट 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पदार्पण करेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। महिला क्रिकेट। ध्यातव्य है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहेन, श्री JSPR सहित 12 खिलाड़ियों को दिया गया। लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार TP जोसेफ, सरकार तलवार सहित अन्य को दिया गया। पूरी लिस्ट हमने पहले ही आपको प्रदान कर दी है। ठीक है, पहले ही आपको ये प्रदान कर दी है। नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार राधा कृष्णन नायर P, संध्या गुरुंग, प्रीतम सिवाच, जयप्रकाश नौटियाल और सुब्रमण्यम रमन को प्रदान किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार लेखा केसी, अभिजीत कुंटे, दविंदर सिंह गर्चा, विकास कुमार और सज्जन सिंह को मिला। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने 2021 के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्राप्त की। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस UNFCCC ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए समझौता किया। तो 12 नवंबर 2021 को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ग्लासगो में कोप 26 सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने समझौता किया। दोनों संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय के साथ गतिविधियों का एक सेट आयोजित करेंगे। यह विकासशील देश के हितधारकों को डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों के लिए नीति विकल्पों को अपनाने में तेजी लाने में सहायता प्रदान करेगा।
फूमिया किशिदा ने फिर से जापान के प्रधानमंत्री पद के शपथ ली, फिर से चुना गया इनको। तो फूमिया किशिदा को उनकी शासी पार्टी द्वारा प्रमुख संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद 10 नवंबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुन लिया गया है। भारत थाईलैंड की नौसेनाओं ने 3 दिवसीय समन्वित गश्त शुरू की। तो भारत और थाईलैंड ने 12 नवंबर 2021 को समन्वित गश्ती कॉर्पैट का 32वां संस्करण शुरू किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रूप से खुला रखना है। दोनों नौसेनाएं अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के साथ 2005 से ही द्विवार्षिक समन्वित गश्ती कर रही हैं। अब प्रीलिम्स का काम हो गया, आप मुख्य परीक्षा के लिए आइए प्रमुख टॉपिक्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये 3rd पेपर का आपका टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का संस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पाद, दूध, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। एक कृषि अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संदर्भ में प्राकृतिक लाभ मिल सकता है। कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ ही किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि में वृद्धि होगी, जिससे स्वाभाविक रूप से उनकी आय बढ़ेगी। अनाजों को और अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भारत में अनाज सड़ जाते हैं। तो अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो डिमांड इतनी रहेगी कि कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी और उसका उचित दाम भी किसानों को और अन्य जो उत्पाद करता है उनको मिल जाएगा। तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में चुनौतियां क्या हैं? तो आपूर्ति पक्ष, देखिए महत्वपूर्ण चुनौतियां ही हैं। क्यों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में इतना प्रचलित क्यों नहीं है? क्यों हमको बाहरी विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स जो है लेने पड़ते हैं? तो आपूर्ति पक्ष की चुनौतियां मुख्य है। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने के परिणाम स्वरूप कृषि की उत्पादकता कम होती है। इस कारण किसानों का उत्पादन अधिशेष बेहद कम होता है, जिसके कारण वो उत्पाद अगर बचता भी है तो उसका वो किराया उसको ले जाना कोई वहन नहीं कर पाता है कि कैसे ये पहुँचाएँ। छोटा छोटा अगर मान लीजिए कि 1 कुंतल बच गया किसी किसान के पास गाँव में, तो उसके लिए ये समस्या हो जाती है कि 1 कुंतल ही है, इतना पहुंचाने में ही उसका इतना पैसा लग जाएगा, तो उसको ले जाने का कोई ऐसा साधन नहीं है। अगर गांव में कुछ ऐसा सहकारी सोसाइटी हो जो ये काम करे कि गांव में जिसके मान लीजिए हर किसी के घर से जो बचत के अनाज हैं उनको एक साथ व्यवस्था कर दी जाए एक बड़े बाजार में पहुँचाने की, तो उनके लिए ये लाभप्रद हो जाएगा, है ना। तो आपूर्ति पक्ष की कुल मिला के चुनौतियाँ हैं। मांग है लेकिन आपूर्ति नहीं है। मांग पक्ष की कठिनाइयाँ क्या है? तो प्रसंस्कृत भोजन की मांग मुख्य रूप से भारत के शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र अब भी अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर हैं या प्रसंस्कृत भोजन की उपयोगिता कम है। गांव में लोग रोटी और दाल में काम चलाते हैं, ठीक है, आज भी, ठीक है, अचार रोटी खा लेंगे, रोटी में नमक लगा के खा लेंगे, लेकिन ब्रेड उनको नहीं चाहिए, केक नहीं चाहिए। तो डिमांड कम है गाँव में, आपको पता ही है। मांग पक्ष की कठिनाइयाँ, प्रसंस्कृत भोजन की मांग मुख्य रूप से भारत के शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। बुनियादी ढांचागत असुविधाएं जो कि प्रमुख असुविधा है। कच्चे माल की उपलब्धता की कमी, मौसम की अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला की कमी भी एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा सभी मौसमों में उपयोग की जाने वाली सड़कें और कनेक्टिविटी की कमी भी आपूर्ति को अनियमित बना देती है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण 30% से अधिक उपज खेतों में ही बर्बाद हो जाती है। अपर्याप्त शीत भंडार एवं वेयर हाउस की संख्या एवं क्षमता भी एक प्रमुख कारण है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अनौपचारिकरण। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मुख्यतः असंगठित क्षेत्र की मौजूदगी है। संगठित क्षेत्र इसमें नहीं है, न के बराबर है। अमूल जैसे संगठित क्षेत्र, जैसे कि दुग्ध उत्पाद में जो काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत कम आपको उदाहरण मिलेंगे भारत में। तो जो सभी उत्पाद श्रेणियों का लगभग 75% है। संगठित क्षेत्र मतलब छोटे छोटे जो खुले हुए हैं वो 75% है। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय विकसित देशों द्वारा लागू कड़े उपाय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को भी प्रभावित करते हैं। आपको पता है कि यहाँ से जो अन्य देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो बहुत आसानी से गुणवत्तापूर्ण जो अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं वो भेज देते हैं भारत में या अन्य देशों में, ठीक है। और यहाँ पर शायद उच्च गुणवत्ता की क्वालिटी मापने वाली क्षमता भी नहीं है कि हम कैसे भी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं आयात में, लेकिन निर्यात करते समय वो उनके पास उच्च गुणवत्ता नापने वाली सारी या उच्च गुणवत्ता का परीक्षण करने वाली सारी प्रौद्योगिकी है वो, और मानक हैं उनके तय किए गए हैं। उन मानकों पर खरा उतरने पर ही वो प्रोडक्ट्स अपने देश में उतरने देंगे। तो ये भी एक बड़ा
निर्यात को हमारे प्रभावित करते हैं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को निवेश जो होता है उसको भी हतोत्साहित करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का अभाव है। वर्तमान में यह उद्योग विभिन्न राज्य स्तरीय एवं केंद्रीय कानूनों से शासित होता है, जिससे भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है, क्योंकि मानक भी कहीं न कहीं अन्य विभिन्न जो कानून है उसमें अलग अलग हैं। भारत में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की कमी है और उनके पास पर्याप्त आधुनिक उपकरण भी नहीं है। प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी के कारण आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं हो पाता है तथा पुरानी तकनीकों का प्रयोग होता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में अनुसंधान एवं विकास की कमी है, जिस कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार नहीं हो पाता है। संभावनाएं क्या है? तो रोजगार सृजन क्षेत्र है एक बड़ा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में दो स्तंभों यानी कृषि और उद्योग के बीच अंतर संबंधों को बढ़ावा देता है, इसलिए यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। पोषण सुरक्षा तो विटामिन और खनिजों के साथ फोर्टिफाइड होने की वजह से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जनसंख्या के अलग अलग वर्गों में पोषण संबंधी अंतर को कम कर सकता है। व्यापार को बढ़ावा एवं विदेश मुद्रा का स्रोत, यह विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्वी देशों में भारतीय बासमती चावल की बहुत डिमांड है। खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और इस प्रकार से आपूर्ति को बनाए रखता है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर फ्रोजन सफल मटर पूरे वर्ष उपलब्ध होता है और सस्ते दामों में उपलब्ध होता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धि होगी कि अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो जो अनाज सड़ जाता है वो बाजार में मौजूद रहेगा, सस्ते दामों में मौजूद रहेगा और हर किसी का पेट भरा जा सकेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और किसानों की आय में के मध्य सहसंबंध। हाई यील्ड वैरायटी। भारतीय कृषि वर्तमान में अनाज उन्मुख उत्पादन पर हावी है। गुणवत्ता हालांकि नहीं है इसमें, लेकिन किसानों की आय बागवानी, डेयरी आदि जैसे भोजन की उच्च उपज किस्मों की तरफ कदम बढ़ाने से ही बढ़ेगी। दूसरा, कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है, जिससे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ की मांग को भी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा भारत दुनिया में खाद्यान्न के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन इसके उत्पादन के 10% से भी कम भाग का प्रसंस्करण हो पाता है। ग्रामीण, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ग्रामीण बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा खाद्य प्रसंस्करण अगर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। यह भारतीय कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करने वाली प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। खाद्य प्रसंस्करण एक श्रम प्रधान उद्योग होने के नाते स्थानीय रोजगार का अवसर प्रदान करेगा और इस प्रकार लोगों के प्रवासन जैसे मुद्दों को दूर करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना महिलाओं के लिए सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में उभरने की व्यापक संभावना है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद आयात करता है। वर्तमान में देश में लगभग 370 अरब डॉलर मूल्य के खाद्य पदार्थों की खपत होती है। वर्ष 2025 तक यह आंकड़ा $1 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंच जाने की संभावना है। तो इतना बड़ा हम निर्यात करते हैं बड़ी मात्रा में। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापक स्तर पर कारोबारी निवेश की संभावनाएं हैं। भारत की संपूर्ण खाद्य मूल्य श्रृंखला में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें फसल कटाई के उपरांत सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज चेन श्रृंखला और विनिर्माण शामिल हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं इकाइयों को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया है। इसके अलावा खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण के लिए कृषि गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभ पर आयकर में 100% छूट जैसे राजकोषीय उपाय भी किए गए हैं। 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना ऑपरेशन ग्रीन्स का प्रारंभ, बाद में इसमें 22 अन्य उपजों को शामिल किया गया है। करंट सिनारियो क्या है? तो भारत में मूल्यवर्धन की अपार क्षमता एवं संभावनाओं के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उच्च विकास और उच्च लाभ के क्षेत्र के रूप में उभरा है। पिछले 5 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर लगभग 8% रही है। खाद्यान्न प्रसंस्करण बाजार 14.6% के CAGR के साथ वर्ष 2016 के $322 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2020 में $543 बिलियन
हो गया है। निष्कर्षतः खाद्य प्रसंस्करण अतिरिक्त उत्पादन का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त होती है, साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बन गया है। भारत को एक कृषि प्रधान देश होने के नाते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपनी क्षमता का लाभ उठाना चाहिए। तो ये आपका थर्ड पेपर का ये भी टॉपिक है, कृषि क्षेत्र का स्त्रीकरण, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नया टॉपिक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के आंकड़े कृषि में महिला श्रम की बल की भागीदारी दर में वृद्धि दर्शाते हैं। कृषि में संलग्न कामगारों की संख्या में 42.5% से जो 2018-19 में था, वो बढ़कर के 45.6% अर्थात 2019-20 में इतनी हो गई है, वृद्धि हुई है। महिला श्रम बल भागीदारी में तेजी से वृद्धि हुई और यह 5.5% अंक तक बढ़ गई है अधिकतर 2018-19 की तुलना में, और अधिकतर वृद्धि ग्रामीण महिलाओं की देखी गई है। महिलाएं विशेष रूप से कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की इस परिघटना को भारतीय कृषि कार्यबल के स्त्रीकरण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। कृषि में स्त्रीकरण को प्रेरित करने वाले क्या कारक हैं? तो कृषि संकट के कारण पुरुषों का प्रवासन हुआ है। पहली बात, पुरुष निर्माण, ईंट भट्टों व मिलों में दिहाड़ी मजदूरों के रूप में गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि कृषि से उनकी आय नगण्य है। क्योंकि कृषि और संबद्ध सेवाओं की तुलना में गैर कृषि कार्यों में मजदूरी भी अधिक मिलती है। महिलाओं की गतिशीलता कम है, तो सामाजिक, सांस्कृतिक व प्रतिसत्तात्मक मानदंड उन्हें ईंट भट्टों जैसे गैर कृषि कार्यों में, उद्योगों आदि में शामिल होने से रोकते हैं। तो इसलिए कृषि कार्य में ही उनको ज़्यादा सुविधाजनक होता है काम करना और करवाना। श्रम प्रधान कार्यों के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, तो महिलाओं को विनम्र और मेहनती माना जाता है। कम सैलरी में भी वो काम कर लेती हैं, तो इसलिए उनको उपयुक्त माना जाता है। महिलाओं को काम पर रखने से कम उत्पादन लागत सुनिश्चित होता है, उन्हें काम पर रखना और हटाना भी आसान होता है। कृषि का स्त्रीकरण सही है तो सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका इससे महिलाओं को मिलती है। विभिन्न समुदायों के साथ सामाजिक संबंध, सामाजिकता बढ़ने में मदद, उनको समाज में रहने का अवसर मिलता है, नहीं तो महिलाएं घर में ही रह जाती हैं। श्रम को पर्याप्त महत्व दिया जाता है उनके। महिलाओं में कौशल का विकास और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि खुद वो कमाती हैं। उन्हें संगठित होने और अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। एक साथ महिलाएं काम करती हैं तो वो सौदेबाजी भी मालिक से कर लेती हैं कि इतना नहीं, मुझे इतना चाहिए, इतना काम करने पर। कृषि का स्त्रीकरण गलत क्यों है? तो कई अध्ययनों से संकेत ये मिला है कि कृषि के स्त्रीकरण का कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि महिलाओं को प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार की जानकारी का ठीक ढंग से उपयोग करने में कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक गतिविधि वाले मौसम, पीक सीजन में कृषि में अधिक कार्य करने से महिलाओं का पोषण स्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। महिलाओं को पारंपरिक व कम भुगतान वाली भूमिकाओं जैसे कि ओसाई, फसल कटाई आदि तक सीमित रखा गया है। पुरुष के समकक्ष आर्थिक असमानता और भी अधिक बढ़ जाती है। उसी काम में लगे पुरुष को ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है या ज़्यादा पैसे मिलते हैं। घर के कार्यों के साथ ये कृषि कार्य उन पर बोझ जैसा हो जाता है, क्योंकि उनको कृषि कार्य के साथ साथ घर का भी कार्य करना ही पड़ता है। कृषि में महिलाओं का कल्याण प्रभावित होता है ना। कृषि में महिलाओं का जो कल्याण है प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है? कि कृषि में वो कार्य तो कर रही हैं, लेकिन उनको कार्य का सही आय नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, तो इससे उनका कल्याण प्रभावित हो रहा है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं? उत्पादक संसाधनों और बाजारों तक पहुंच में अंतर। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार कृषि में परिचालन जोत का केवल 14% ही महिलाओं के स्वामित्व में था। संस्थागत ऋण, उर्वरक, बीज आदि पर सब्सिडी प्राप्त करने तथा पीएम किसान या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत किस्तों जैसे लाभ अर्जित करने की किसी महिला किसान की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। महिलाओं को किसानों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। सरकार किसी व्यक्ति को किसान माने जाने के लिए भूमि के स्वामित्व को आवश्यक मानती है, लेकिन प्रतिसत्तात्मक मानदंड महिलाओं को विरासत दिए जाने का विरोध करते हैं। इससे वे लाभ और अधिकार प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती हैं। परिणाम क्या मिलता है? कृषि में अधिकांश महिलाएं किसानों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्यक्षतः नहीं उठा पाती हैं। ऑक्सफैम इंडिया की वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि इन प्रतिबंधों से महिलाओं की कृषि उत्पादकता बहुत बाधित हुई है। लघु भूमि जोत, कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार लगभग 90% महिलाओं के स्वामित्व वाली भूमि जोत छोटी है और सीमांत जोत की श्रेणी में आती है। परिणाम इसका क्या होता है कि महिला किसान बड़े पैमाने पर कार्य करने से मिलने वाले आर्थिक लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाती है। मजदूरी की असमानता की बात करें तो श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार कृषि की 7 विशिष्ट गतिविधियों के मामले में महिलाओं द्वारा अर्जित मजदूरी
पुरुषों द्वारा प्राप्त मजदूरी की तुलना में औसतन 35.8% कम है। ठीक है। नीति निर्माण में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में इन महिला कृषि श्रमिकों की लगभग कोई भूमिका नहीं होती है और अवसरों पर तक उनकी लाभ पहुंच भी कम होती है। प्रचलित नीतिगत बहसों में उनकी समस्याओं को न के बराबर प्रस्तुत किया जाता है। कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए क्या कदम हैं? तो सभी चालू योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों में महिला लाभार्थियों के लिए बजट आवंटन का कम से कम 30% निर्धारित किया गया है। इसके अलावा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना चलाई गई है। दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपघटक है। यह परियोजना कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। महिला स्वयं सहायक समूहों पर ध्यान केंद्रित किया है सरकार ने काफ़ी समय से, जिन्होंने काफ़ी उल्लेखनीय भूमिका भी निभाई है महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सशक्तिकरण में। क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से उन्हें सूक्ष्म ऋण से जोड़ने तथा उन्हें सूचना प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। निर्णय लेने वाले विभिन्न निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा रहा है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में घोषित किया है। 15 अक्टूबर को कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं? पहली बात तो भूमि का स्वामित्व उनको प्रदान किया जाए ताकि उससे जुड़े जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल सके। महिला केंद्रित विस्तार सेवाएं, महिला किसानों की आवश्यकता के लिए जो भी सेवाएं दी जा सकती हैं, प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, उनको विस्तारित किया जाए योजनाओं में। महिलाओं हेतु उपयोग के लिए बेहतर अनुकूल कृषि मशीनों को नवोन्मेषी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि महिलाएं भी उसका प्रयोग कर सकें, सक्षम हो सकें। अनौपचारिक शैक्षिक प्रक्रिया, सलाह और जानकारी प्रदान करके उनकी समस्याओं को हल करने में मदद किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। नीति निर्माण में सुधार और निर्णय लेने वाले विभिन्न मंचों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करने तथा मौजूद पारिश्रमिक अंतराल को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। जेंडर बजटिंग वर्ष 2020-21 में कुल बजट का केवल 5% ही विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर केंद्रित था। तो जेंडर बजटिंग को बढ़ाना चाहिए। नागरिक समाज की भूमिका तो कृषक महिलाओं को समूहों में संगठित करने, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, राज्य द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाने तथा उन्हें संधारणी आजीविका के लिए प्रशिक्षित करने में नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए इसे तेलंगाना में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी या मुसहर मंच और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एक्शन एड के कार्यों में देखा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से वैकल्पिक आर्थिक अवसरों को मजबूत करना चाहिए। तो ये जो इसका कंपाइलेशन है मेंस वाला, वो मेंस वाले ग्रुप में हम प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को जो मेंस दे रहे हैं, और क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में उनको ये सारी चीज़ें पूरा PDF का कंपाइलेशन मिल जाएगा, तो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए रामबाण हो जाएगा। ये बाकी सब तो आप कर ही लेंगे जो PDF और वीडियो हमने प्रोवाइड की है, लेकिन करंट से जुड़े जो टॉपिक्स हैं जो चर्चा में हैं इनसे प्रश्न आएगा ही आएगा, तो ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। डेली के वीडियोस देखते रहिए और डेली के PDF भी हम शेयर करते रहें जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे भी, तो आप लोग भी कंपाइल कर सकते हैं चाहे तो। बहुत बहुत धन्यवाद।